प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, करंट अफेयर्स की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आने वाले दिनों में आपको सुपर टेट जैसे एग्जाम से, एलटी एग्जाम से और इसी के साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण बीडीओ का एग्जाम है, पेट का एग्जाम है, यानी कई ऐसे महत्वपूर्ण एग्जामों से आपको गुजरना है जहाँ पे करंट अफेयर्स के अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। इसी कड़ी को देखते हुए स्टडी विद प्रदीप आपके लिए लेकर के आ रहा महत्वपूर्ण श्रृंखला जो आपने लगातार देखी है, और यह छठी श्रृंखला है जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। डेट वाइज भी करंट अफेयर्स डाले जाते हैं, और जो करंट अफेयर्स हमारे पीछे हो चुके हैं, जैसे कि नवंबर महीने के, दिसंबर महीने के, जनवरी महीने के या सितंबर महीने के, जो इम्पॉर्टेंट डे है, इम्पॉर्टेंट तारीख है, इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, उन्हें यहाँ पे ऐड किया जाता है। 10 का दम याद रहे हरदम, इसी श्रृंखला के तहत हम लोग आते हैं और इसे आप तक पहुंचाते हैं, जिससे आप इससे अपने आप को अवेयर कर सकें, और जितना आप अपने आप को अवेयर करेंगे उतना ही आपको एग्जाम में लाभ मिलने वाला है। तो आज के जो हमारे डिस्प्ले का प्रश्न है, जो हमारा थंबनेल का प्रश्न है, वह प्रश्न आपके सामने दिखाई पड़ रहा होगा कि किस जयंती पर जल जीवन मिशन ऐप को लॉन्च किया गया था। आपको बताना है किसकी जयंती पर जल जीवन मिशन ऐप को लॉन्च किया गया था। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, ऐप से पूछा जाता है और चीज़ों से पूछा जाता है। 1 सेकंड का आपका समय लेंगे और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे हम लोग अपने प्रश्नों की तरफ। यहाँ पे तो यहाँ पे आएंगे तो आपसे पूछा जा रहा है किसकी जयंती पर जल जीवन मिशन ऐप को लॉन्च किया गया था। आपको बताना है गांधी जयंती पर, अटल जयंती पर, सुभाष जयंती पर या राजीव गांधी की जयंती पर। 4 ऑप्शन है। इसका पीडीएफ भी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, या हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। थंबनेल का जो प्रश्न होता है, ये आपका दायित्व होता है कि आप उसके आंसर को कमेंट बॉक्स में दें। हालांकि इस प्रश्न का आंसर हम लास्ट तक आपको बता देते हैं, फिर भी आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम पहले प्रश्न को देखते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, इस प्रश्न पे आते हैं, और इस पहले प्रश्न के आंसर की हम आपसे अपेक्षा करेंगे कि आप इसका आंसर बता सकते हैं। किस राज्य ने बड़े चमकीले रंग की कैसर ए हिंद को राज्य तितली के रूप में मंजूरी दी है? नाम देखिए, कैसर ए हिंद को राज्य तितली के रूप में मंजूरी दी है। फिर से देखते हैं, एक तितली है जिसे किसी राज्य ने, वह राज्य का नाम आपको बताना है, कैसर ए हिंद नाम है उसका, और उसे चमकीले रंग की बड़ी तितली है, उसे जो है राज्य में क्या दिया गया है, राज्य तितली के रूप में मंजूरी दे दी गई है। अब आपके सामने 4 ऑप्शन है। असम है, अरुणाचल प्रदेश है, तमिलनाडु है और मेघालय। अगर बात करें ये कब की घटना है, घटना है नवंबर महीने की घटना है। कैसर ए हिंद को राज तितली के रूप में मंजूरी दी गई है, और ये मंजूरी किसके द्वारा दी गई है, तो वह है आपका अरुणाचल प्रदेश है। वही प्रदेश है जिसकी राजधानी कहाँ होती, ईटानगर होती है। अगर इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो टेक्नोपाइपल्स इम्पेरियलिस होता है, या भारत का सम्राट कहा जाता है इसको। टेनोपाल्पस इम्पेरिलियस इसका वैज्ञानिक नाम होता है। हालांकि आपसे वैज्ञानिक नाम कभी नहीं पूछा जाता है, इतना कठिन नहीं पूछा जाएगा। यह तितली क्यों बनाई गई, इसका उद्देश्य क्या था, तो तितली पर्यटन को बढ़ावा तथा विलुप्त प्रजातियों को बचाने के लिए इसका जो है, इसे राज्य तितली के रूप में मंजूरी दी गई है। अगर बात करें तो 112 से 120 मिलीमीटर के पंखों वाली यह तितली पूर्वी हिमालय के साथ पश्चिमी बंगाल, मेघालय, असम, सिक्किम और मणिपुर राज्यों में पाई जाती है। यह तितली नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम और दक्षिण चीन में भी पाई जाती है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के द्वारा अनुसूची 2 के तहत इसे संरक्षित किया गया था। IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज जो है, इसे किस में रखा है, रेड डाटा सूची में रखा है, यानी संकटग्रस्त जाति की सूची में रखा गया है। एक नज़र फिर डालते हैं कि जो है तितली है जिसका नाम क्या है, कैसर ए हिंद तितली का नाम है, और इसे अरुणाचल प्रदेश की राज्य तितली घोषित किया गया है। यह तितली अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ पश्चिम बंगाल में, मेघालय में, असम में और सिक्किम में भी पाई जाती। बात करें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की, अगर हम बात करते हैं 1972 की अनुसूची 2 के तहत इसको संरक्षित किया गया है। और IUCN जिसे आप कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जिसके तहत इसे रेड डाटा सूची यानी संकटग्रस्त जाति की श्रेणी में रखा गया है। मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को बहुत बेहतरीन से समझ गए होंगे। अगर यह प्रश्न आपका रिपीट होगा तो कभी गलत नहीं होगा। कैसर ए हिंद अरुणाचल प्रदेश की राज्य तितली है। ठीक है,
अब ये प्रश्न अगर आप गलत करते हैं तो ये एक दंड स्वरूप आपका होगा, लेकिन गलत ना करें ज़्यादा बेहतर होगा, और एक गलती आपको सिलेक्शन से बाहर कर सकती है, इस बात को सदा आप ही याद रखें। एक प्रश्न और सेकंड क्वेश्चन है, और यह सेकंड क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है कि हाल ही में संविधान संशोधन द्वारा सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को पहचान करने की शक्ति राज्यों को प्रदान की गई। यानी जो सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, इनकी जो है पहचान करने की शक्ति किसको दे देगी? राज्यों को। और यह एक संविधान संशोधन किया गया। आपसे पूछा जा रहा है कि यह संविधान संशोधन कौन सा संविधान संशोधन है, यानी 102वां है, 105वां है, 100वां है या 101वां है। आपको बताते चलें कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की जो पहचान करने की शक्ति राज्यों को बहाल की गई है, और पहले भी थी, उसके बाद इसे केंद्र सरकार को दिया गया था, बाद में फिर इसे बहाल कर दिया गया। और यह घटना कब की है? 5 मई 2021 की घटना है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय को प्रभाव करते हुए ये सितंबर महीने में इसकी मंजूरी दी गई है। 102वां संविधान संशोधन किया गया है। कौन सा संविधान संशोधन किया? एक सेकंड। 100 संविधान लागू होने से पिछड़े, अच्छा हाँ, राष्ट्रीय जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, संवैधानिक दर्जा 102वें संविधान संशोधन 2018 द्वारा दिया गया। जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, यानी जिसे नेशनल CBC कहते हैं, ठीक है, यानी जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, इसका जो संशोधन हुआ था, 102वां संविधान संशोधन हुआ था, और कब हुआ था? 2018 में। लेकिन हमसे तो पूछा जा रहा है लेटेस्ट वाला 2021 वाला। तो अब 21 वाला आंसर जो आपका होगा वो कौन होगा? 105वां संविधान संशोधन होगा। कौन सा होगा? 105वां संविधान संशोधन होगा। तो आपका सही आंसर हो जाता है कौन सा? 105वां संविधान संशोधन, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का आयोजन कहाँ किया गया था। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का आयोजन कहाँ किया गया था? यह आपके नवंबर की घटना है, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शामिल हुआ है, किया गया है। और इसकी जो थीम थी, पावर ऑफ इंटरनेट के माध्यम से भारत का सशक्तिकरण। पावर ऑफ इंटरनेट के माध्यम से भारत का सशक्तिकरण। यह एक बहुहितकारी मंच था, जिसमें इसका उद्देश्य क्या था? इंटरनेट से संबंधित सार्वजनिक नीति के मुद्दों पर चर्चा के लिए एक मंच उपलब्ध कराना। यह अंतर सरकारी संगठनों, निजी कंपनियों, नागरिक समाज संगठनों आदि में चर्चा का विषय बना हुआ था, यानी परिचर्चा संबंधित सुविधाएं प्रदान की गई थी। अब बात पूछी जा रही, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का आयोजन कहाँ किया गया था? ये था आपका भारत में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? भारत में किया गया था। और घटना कब की है? नवंबर महीने की घटना है, आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, कहाँ पे किया गया था? भारत में किया गया था। इसकी थीम क्या थी? पावर ऑफ इंटरनेट के माध्यम से भारत का सशक्तिकरण। पावर ऑफ इंटरनेट के माध्यम से भारत का सशक्तिकरण। आप याद रखेंगे, ये प्रश्न आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को आपको मिलेगा, और 1 नंबर अवश्य दिलाएगा। भारत सरकार ने किस वर्ष तक रेबीज को खत्म करने के लिए कुत्तों से होने वाले रेबीज के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का अनावरण किया? मैंने आपको कई बार बताया कि रेबीज जो है एक डिजीज है, वायरस से होती है, जिस डिजीज का नाम होता है हाइड्रोफोबिया। लेकिन ये इतना पॉपुलर है कि इसे सब रेबीज के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, रेबीज का जो ये क्या कहते हैं, जो वायरस है, ये कुत्तों के, यानी जो वाइल्ड एनिमल है, जैसे कुत्ता है, बंदर है, बिल्ली है, इन तरह के जो एनिमल हैं, इनके सलाइवा में यानी लार में पाया जाता है। ठीक, जब ये लार में पाए जाते हैं तो ये क्या होता है कि ये जब किसी को काटते हैं तो काटने से क्या होता है कि पॉइजन हमारे ब्लड में, यानी जिसको काटेंगे उसके ब्लड में चला जाता है, और धीरे धीरे वह व्यक्ति पानी से डरने लगता है। हाइड्रोफोबिया यानी न्यूरल सिस्टम खराब हो जाता है, यानी जिसे आप तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तंत्रिका तंत्र आपका खराब हो जाता है, और तंत्रिका तंत्र खराब होने से वह व्यक्ति में सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है, वो पागल हो जाता है, और अंततः उसकी मौत हो जाती है। अब बात करते हैं, आपने एक दोहा पढ़ा होगा, हिंदी की थोड़ी बात कर लें यहाँ पे, कि रहीमन ओछे नरन सो, बैर भली ना प्रीत, और काटे चाटे स्वान के दो भांते गंभीर। रहीमदास जी कहते हैं कि जो ओछे नर है, यानी तुच्छ प्राणी है, जिनका कोई वैल्यू नहीं है, जिनके अपने बात का कोई औचित्य नहीं है, जिनके अपने बात की गंभीरता नहीं, जिन्हें अपने वादे की, अपनी शैली की कोई गंभीरता नहीं है, ऐसे ओछे नरन सो, ना तो दोस्ती अच्छी है और ना ही दुश्मनी अच्छी। यानी रहीमन ओछे नरन सो, बैर भली ना प्रीत,
काटे चाटे श्वान के, यानी कुत्ता अगर काट ले, श्वान मतलब होता कुत्ता, कुत्ता अगर काट ले, आप संस्कृत पढ़ेंगे सुपर टेट वगैरह में देंगे संस्कृत से, तो अगर श्वान पूछा जाएगा, श्वाना मीन्स होता है कुत्ता। तो काटे चाटे श्वान की, यानी श्वान के काटने से, कुत्ते के काटने से और चाटने से दो भांते गंभीर, दोनों तरह से गंभीर है, यानी वो काट ले या चाट ले। ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुत्ते के शौकीन होते हैं, कुत्ता पालते हैं, मैं उन्हें कुछ कहता नहीं हूँ, लेकिन अगर उसके जगह पे एक वो गाय पालें तो दूध मिलेगा और उस दूध से उनके परिवार का पोषण होगा, लेकिन वहाँ पर उनकी क्रेडिट गिरती है। ठीक है। लेकिन कुत्ते को लेकर के सुबह उसे पोटी कराने निकल जाते हैं रोड पे, तो पता नहीं कितनी क्रेडिट बढ़ जाती है, मतलब हद है जो है। तो ये समाज है, समाज में हर एक आदमी को अपनी अपनी शौक है, अपनी अपनी शोहरत है। फिर भी आप याद रखें कि कुत्ते से जो है रेबीज होता है, और कुत्ते से थोड़ी सी दूरी बना के रखें, आपकी सेहत के लिए उचित होगा। ठीक है। अब जो हमारा प्रश्न है इसका आंसर दें, और इसका आंसर आपको बताना है कि कब तक होगा। तो आप कहेंगे 2030 तक भारत सरकार सोची है कि हम रेबीज से क्या करेंगे, उन्मूलन करवा लेंगे, यानी देश में सुरक्षा हो जाएगी, कुत्ते से किसी को रेबीज वायरस नहीं फैलेगा। ठीक है। चलें, भारत में ग्रामीण लोग रेबीज को हड़कवा कहते हैं। ठीक है। ये एक कहावत है, हड़कवा कहा जाता है इसे। ठीक, कहीं कहीं पे हड़कवा कहते हैं, कहीं कहीं पे पगलवा कहते हैं। तो एक जो रीजनल लैंग्वेज होती है, उस रीजनल लैंग्वेज की बात है। रेबीज जो होता है 100% जानलेवा होता है, और लेकिन वैक्सीन से 100% तक इसका बचाव भी संभव। अगर समय से आपको वैक्सीन मिल जाए तो आपका जान बच सकता है। दुनिया में रेबीज से होने वाली मौतों में 33% मौतें भारत में होती हैं। ये एक दुखद न्यूज है। दुनिया में रेबीज में जितनी मौत होती है उसमें से 33% सिर्फ भारत में होती है। ठीक है। विश्व रेबीज दिवस फ्रांस के प्रसिद्ध रसायनज्ञ और माइक्रोबा योलॉजिस्ट लुई पास्चर की पुण्यतिथि के अवसर पर मनाया जाता है, जिन्होंने पहले रेबीज वैक्सीन को विकसित किया था। अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर में विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है। आप इसके बारे में बताएं कि विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है। ये आपका आंसर है। आपको बताते चलें, विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है। 28 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। तो आप याद रखेंगे। ठीक है। चल आगे बढ़ जाते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न है, जेन नेक्स्ट डेमोक्रेटिक नेटवर्क नामक नई पहल के तहत युवा नेताओं की मेजबानी किस देश द्वारा की गई है। इसके बारे में आपको आंसर देना है। प्रश्न आपके सामने है और इस प्रश्न का आंसर आपसे उम्मीद की जा रही है कि आप इस प्रश्न का आंसर दे पाएंगे। पूछा जा रहा है, जेन नेक्स्ट डेमोक्रेटिक नेटवर्क नामक नई पहल के तहत युवा नेताओं की मेजबानी किस देश द्वारा की गई है। अमेरिका द्वारा, भारत द्वारा, चीन द्वारा, रूस द्वारा। तो आपका सही आंसर होगा किसके द्वारा? भारत द्वारा। ठीक है। चलिए, इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? ओम बिड़ला थे, यानी जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, ये उद्घाटनकर्ता में शामिल थे। चलिए, इस प्रश्न को बहुत ज़्यादा वैल्यू ना देते हुए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारे कहाँ का प्रश्न था? थंबनेल का प्रश्न था। और हम उम्मीद करेंगे कि आपने अपना आंसर दे दिया होगा, फिर भी हम आपको इसका आंसर बताएंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसकी जयंती पर जल जीवन शक्ति ऐप को लॉन्च किया था? आपको बताना, जल जीवन शक्ति ऐप को लॉन्च किया था। ये प्रश्न आपको बताना है गांधी जयंती पर। कब लॉन्च किया गया था? गांधी जयंती पर। गांधी जयंती कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। आप सब लोग जानते हैं। प्रधानमंत्री और ग्राम पंचायतों तथा पानी समितियों, ग्राम जल और स्वच्छ समितियों के मध्य फैसला किया गया था। तो सही आंसर आपका गांधी जयंती हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इसमें टिपिकल चीज़ें नहीं हैं, इस पर ज़्यादा टाइम पास करने का कोई मतलब भी नहीं। अगर बात करें तो प्रधानमंत्री जल जीवन कोष का भी शुभारंभ किया गया है। जल जीवन मिशन की घोषणा 15 अगस्त 2019 को हर घर में स्वच्छ जल उपलब्ध कराने हेतु की गई थी। 15वें वित्त आयोग के तहत पंचायती राज संस्थाओं को 2021-22 से 2025-26 की अवधि तक गाँवों में पानी की शुद्धता को बढ़ाने के लिए कार्य किया जा रहा है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आत्मनिर्भर भारत स्वयं पूर्ण गोवा कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? फिर से देखते हैं, आत्मनिर्भर भारत स्वयं पूर्ण गोवा कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? इसका आंसर देना है। इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना होगा। आत्मनिर्भर भारत और उसके बाद जो है इसका आपसे पूछा जा रहा है, स्वयं पूर्ण गोवा कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? इसका आपको आंसर देना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, इसका आंसर आपको जल्दी से बता देना।
इसका आंसर है 1 अक्टूबर 2020 को की गई। कब की गई थी? 1 अक्टूबर 2020 को की गई थी। थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, 1 अक्टूबर 2020 का ये प्रश्न है। ठीक है, चलिए। वर्ष 2021 में भारत के किस राज्य में प्राकृतिक कृषि में महिलाओं की भागीदारी अधिकतम रही है या अधिकतम रही? आपको बताना है वर्ष 2021 में भारत के किस राज्य में प्राकृतिक कृषि में महिलाओं की भागीदारी अधिकतम रही है। मैं आपको एक बात कई बार बताया हूँ, स्पष्टता बता देता हूँ कि अगर आपको मैं बेसिक क्वेश्चन करा दूं कि हमारे देश के मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, गृह मंत्री कौन है, ठीक है, ये संसद कौन है, विधानसभा कितनी है, लोकसभा कितनी है, जो है ये सारे डाटा आपको मिल जाएंगे। यह सारे डाटा आपको लूसेंट उठा लीजिए मिल जाएंगे, आप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के मंत्रालय उठा लीजिए मिल जाएंगे, सारे डाटा मिल जाएंगे। हालांकि हम उन सब प्रश्नों को कराएंगे। आपके पड़ोसी मुल्क के जो राजधानियां हैं, उनके जो मुद्रा है, यह भी मिल जाएंगी। यह करंट अफेयर्स का प्रश्न नहीं होता है, ये जीके का प्रश्न होता है। करंट अफेयर्स का वह प्रश्न होता है जो विगत कुछ दिनों में चर्चा में रहा हो। ऐसे प्रश्नों को हमें ध्यान रखना होगा। आप कहीं ऐसी जगह तो नहीं पढ़ रहे हैं जहां से सिर्फ आपको खुश किया जा रहा है कि आपको ज़्यादा आता है। हम 10 प्रश्न लेके आते हैं, हमको लगता है कि हम 10 प्रश्न बहुत आसान लेके आएंगे और ऐसे प्रश्न लाएंगे जिस प्रश्न से आप अवेयर होंगे, परिचित होंगे। लेकिन कई बार ऐसा लगता है जब आपके रिएक्शन नहीं आते, मुझे लगता है प्रश्न का लेवल बहुत कठिन हो गया था क्या। प्यारे मित्रों, आपको एक बार मैं फिर से बता दूं, मैं करबद्ध आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो प्रश्न रखे गए हैं, ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। अगर आप उठा करके देखेंगे तो जो पेपर होते हैं पीसीएस के, समीक्षा अधिकारी के, आपके बीईओ के, जो भी पेपर होते हैं, इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। और ट्रेंड कभी रहा होगा जब राजधानी, मुद्रा ये पूछे जाते हैं। अब आपके अगर आप स्तरीय पेपर देने जाते हैं, एलटी का देने जा रहे हैं, आप बीडीओ का देने जा रहे हैं, आप तो ऐसे प्रश्नों पे आप फोकस करिए जो प्रश्न आजकल के ट्रेंडिंग में, ऐसे प्रश्नों पे फोकस ना करें जिससे आपका समय किल होगा। हालांकि उन प्रश्नों की एक सूची बना करके हम आपको जब पेपर करीब आएगा तो हम आपको दे देंगे, क्योंकि उसी समय का मंत्रालय पूछा जाएगा, उसी समय के आपके जो हैं वो पूछे जाएंगे, क्या कहते हैं, जो आपके अलग अलग धन व्यय किए जाते हैं, कोई नई योजना होती तो उसे। तो कहने का अर्थ है कि आप करंट अफेयर्स की इस 10 प्रश्न को अगर डेली करेंगे तो आप 30 दिन होता है महीने के, 300 प्रश्न तैयार करेंगे। और ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ होती है। बस आप इस पहल का हिस्सा तो बने, आपको बहुत लाभ मिलेगा, मैं भरोसा दिलाता हूँ आपको। अब आपको इस प्रश्न का आंसर बताना है और इस प्रश्न का आंसर मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों का सही होगा। क्या था? हिमाचल प्रदेश सही आंसर है। जलवायु अनुकूलन खेती में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है, हिमाचल प्रदेश है। इसमें गैर रासायनिक कम लागत वाली प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया गया है। अगर बात करें 2018 में प्राकृतिक खेती खुशहाल योजना PK3Y प्राकृतिक कृषि खुशहाल योजना राज्य में शुरू की गई थी। किस राज्य में? जल्दी बता दी। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक कृषि खुशहाल योजना 2018 में शुरू की गई। इसके तहत सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती SPNF को बढ़ावा दिया गया था। इसे शून्य बजट प्राकृतिक खेती भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखना होगा और आपको ये याद रखना है कि कहाँ से संबंधित है, हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरिया टारगेट अभ्यास का परीक्षण किया गया? ये प्रश्न आपका थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आप इस प्रश्न का आंसर अवश्य बताएं। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का परीक्षण किया गया और ये किसके तहत किया गया, आपको ये बताना है। इस प्रश्न का आंसर आपको बताना है और इस प्रश्न का आंसर जल्दी से आप बता दीजिए। मैं उम्मीद करूंगा सतीश धवन अंतरिक्ष के या स्पेस या DRDO के द्वारा, किसके द्वारा किया गया, तो आपका सही आंसर होगा DRDO के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। सही आंसर आपका DRDO है। DRDO को आप कहते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। और अगर इसकी बात करें तो परीक्षण स्थल कहाँ पे था? चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज उड़ीसा में था। और इसकी क्षमता क्या है? जो हाई एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का परीक्षण किया गया था, इसमें अगर क्षमता की बात करें, क्षमता थी सतह से हवा एवं हवा में लक्ष्य भेदने में सक्षम ये है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है DRDO साइंस एंड टेक का प्रश्न। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा राज्य के कामरूप जिले में किस नदी पर 3 किलोमीटर लंबे 4 लेन
क्या निर्माण किया गया। अब ये कहाँ पे है, असम में है, असम के राज्य में कामरूप जिले में। और ये किया जा रहा है किसमें, ब्रह्मपुत्र नदी पे। किस पे किया जा रहा है, ब्रह्मपुत्र नदी पे। तो आज के ये हो गए आपके 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सभी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, सभी परीक्षाओं में आपको अच्छे अंक दिलाने के लिए सक्षम है। तो फिर आप इसे देखते रहिए, अपने मित्रों को शेयर करते रहिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।